बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ टुनाइट के साथ मैं हूं ईमान नवाज़। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे पाकिस्तान की अहम सियासी और अदालती पेशरफ्त, वफाकी हुकूमत के अहम फैसलों, खैबर पख्तूनख्वा और वफाक के दरमियान बढ़ते इख्तलाफात और मशरक़ वस्ती में ईरान और अमेरिका के दरमियान एक बार फिर शिद्दत इख्तियार करती कशीदगी पर, जिसके असरात सिर्फ खित्ते तक महदूद नहीं है बल्कि पूरी दुनिया की मईशत और अमन पर भी पड़ रहे हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे नैब तरमीम की, जहाँ एक अहम कानूनी सवाल सुप्रीम कोर्ट के सामने है कि मार्च 2026 में होने वाली तरामीम का इतलाक ज़ेर-इल्तवा मुकदमात पर होगा या नहीं। वफाकी हुकूमत चाहती है कि नैब से मुतालिक ज़ेर-इल्तवा अपीलें और जमानत के मुकदमात वफाकी आईनी अदालत को मुंतकिल किए जाएं, जबकि सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच इस मामले पर अहम समाअत करने जा रहा है। इस फैसले के मुस्तकबिल में एहतसाब के निज़ाम और अदालती इख्तियार पर क्या असरात मुरतब होंगे, इसका भी जायजा लेंगे। इसी प्रोग्राम में बात होगी वफाकी आईनी अदालत के इस अहम फैसले की, जिसमें पीर सुहावा यानी मुनाल रेस्टोरेंट गिराने से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट का फैसला कलअदम करार दिया गया है। अदालत ने वाज़ेह किया है कि मिल्कियत से मुतालिक तनाज़ात का फैसला ट्रायल कोर्ट्स करेंगी, जबकि इंतजामी मामलात रेगुलेटरी इदारों के दायरे इख्तियार में रहेंगे। इस फैसले के कानूनी और अमली असरात भी ज़ेर बहस आएंगे। और पंजाब असम्बली की तारीख में पहली बार पार्लिमानी जुडिशल कमेटी कायम की गई है, जिसे असम्बली के इस्तेहकाक से मुतालिक मामलात की समाअत, तहकीकात और सिफारिशात का इख्तियार दिया गया है। ये नया निज़ाम किस हद तक मौसर साबित होगा और इसके इख्तियारात क्या हैं, इस पर भी गुफ्तगू करेंगे। और दूसरी जानिब सियासी सूरत हाल पर भी नज़र डालें तो वफाकी काबीना में बड़े पैमाने पर रद्दोबदल की इत्तलात भी हैं। कई अहम वजारतों में तब्दीलियों और नए चेहरों की शमूलियत पर गौर जारी है, जबकि दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जानिब से भी सियासी सरगर्मियों में तेज़ी देखी जा रही है। अलीमा खान ने स्ट्रीट मूवमेंट का आगाज़ कर दिया, जबकि पार्टी के अंदर भी मुख्तलिफ आरा सामने आ रही हैं। इन पेशरफ्त के मुल्की सियासत पर क्या असरात मुरतब हो सकते हैं, इस पर भी बात होगी। और उधर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने बिजली, गैस और गंदम और माली हकूक़ के मामलात पर वफाक को सख्त तनकीद का निशाना बनाया है। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी और सूबाई हुकूमत का मौक़िफ़ है कि सूबे की आईनी और माली हकूक़ मुसलसल नज़रअंदाज किए जा रहे हैं। हम देखेंगे ये तनाज़ा किस तरफ जा रहा है और इसके सियासी और मौशी नताइज क्या हो सकते हैं। बैनुल-अक़वामी सूरत हाल भी इंतहाई अहम है। ईरान और अमेरिका के दरमियान एक बार फिर कशीदगी बढ़ रही है। अमरीकी हमलों, आबना हुर्मुज़ की सूरत हाल और सदर डोनाल्ड ट्रंप के बयानात ने आलमी सतह पर नई तशवीश पैदा कर दी है। तेल की कीमतों में इजाफा हो चुका है, जबकि पाकिस्तान ने भी तमाम फरीकैन पर तहम्मुल और मुज़ाकरात के जरिए मसाइल के हल पर जोर दिया है। हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि अगर ये कशीदगी मजीद बढ़ी तो इसके पाकिस्तान, खिते और आलमी मईशत पर क्या असरात मुरतब हो सकते हैं। इन तमाम अहम कौमी, सियासी, अदालती और बैनुल-अक़वामी मामलात पर तफसीलन गुफ्तगू करेंगे। इसी तमाम सूरत हाल पर बात करने के लिए मुझे ज्वाइन कर रहे हैं हाफिज़ एहसान खोकर साहब, माहिर कानून है, और इसके साथ साथ रियासत अली आज़ाद साहब ने ज्वाइन किया, अभी माहिर कानून है। बहुत शुक्रिया दोनों के ज्वाइन करने का। रियासत साहब, वफाकी आईनी अदालत ने मरी पीर सुहावा के जो मुनाल रेस्टोरेंट है, इसको गिराने का जो फैसला था सुप्रीम कोर्ट का, उसको कलअदम करार दे दिया है और बाकायदा तौर पर रिमार्क्स दिए, जिसमें कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने अलिफ लैला की कहानियां लिखी और जज्बाती फैसला दिया है। तो आप इस फैसले को किस तरह से देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने वाकई कानून से बाहर जाकर जज्बाती फैसला दिया था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये ईमान सिविल कोर्ट से लीज का मामला शुरू हुआ और उसके बाद ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में गया, उसके बाद ये हाई कोर्ट में गया और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में गया। तो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला जो दिया, उन्होंने कहा चूंकि इनकी लीज एक्सपायर हो चुकी है और इनका मुआहदा फर्दर किसी और जो हमारे इदारा है उसके साथ इन्होंने लीज का वो किया। लेकिन बहरहाल कट शार्ट ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला जिन बुनियाद पे दिया, उसमें बहुत सारे जो थे वो रजाकार, उन्होंने भी पिटीशन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में फाइल की थी। अच्छा। 184(3) के तहत भी लोग गए थे कि ये जो एरिया है इसको प्रोटेक्टेड लैंड सीडीए के मुताबिक कहते हैं और ये इस पे ऐसी एक्टिविटी नहीं हो सकती। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने वो फैसला दे दिया। अब इस फैसले का आज फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू से जो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट का जो फैसला है, इसका अगर तकाबली जायजा हम नेस्ला टावर और कॉन्स्टिट्यूशन 1 जो है टावर, उसके साथ अगर करें तो देखें यही सुप्रीम कोर्ट है कि नेस्ला टावर को गिराने का हुक्म देती है। यही सुप्रीम कोर्ट है कि जब ये बरी इमाम और सैदपुर के लोग जो नस्ल दर नस्ल रह रहे हैं उनको भी गिराने का हुक्म दे देती हैं। और जब कॉन्स्टिट्यूशन 1 का मामला आता है तो वहां पे यकसर कानून ही बदल जाता है और वहां पे क्या होता है। अब चूंकि
फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट का ये फैसला जो है, मैं समझता हूँ जाती तौर पे कि पता नहीं उन्होंने किन बुनियादों पे जो फैसला दिया, अभी तो जजमेंट सामने नहीं आई अच्छा। जिसको पढ़ के तो उसके ऊपर हम वो रायज़नी करें। लेकिन मेरे ख्याल में इस मुल्क के अंदर इस वक्त जो अदालतें हैं वो भी एक मजाक है, कानून भी एक मजाक है। जहाँ कोई ताकतवर आदमी है उसके लिए फैसला कोई और है, जहाँ पे कोई गरीब है उसके लिए फैसला कोई और है। हम्म। तो ये सारे नेस्ला टावर, कॉन्स्टिट्यूशन वन और अब ये फैसला देख के तो मुझे तो समझ ही नहीं आती। हम तो कानून के तालिब इल्म है, अगर उस पे बात करें तो कोई ना कोई, देखिए फैसला कोई भी हो उसको कानून के अंदर गुंजाइश है कि आप जस्टिफाई करना चाहें तो आप कर सकते हैं। अब उन्होंने सोचा है कि नहीं मुनालका, अब मुनालका वहां पे नामो निशान खत्म हो गया है एग्जैक्टली, सब और कुछ आज बिल्डोज हो फैसला आ चुका है। गया कि वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला गलत था। हम्म। इसी तरह नेस्ला टावर का गिराने का फैसला, लोग बेचारे दर बदर हो गए, वहां पे जो यतीम बच्चे रहते थे, बेवा खवातीन रहती थी। होना तो ये चाहिए था कि वहां जिन्होंने रजिस्ट्रियां की उनके खिलाफ कार्रवाई होती, किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई। तो मैं इस पे इससे ज्यादा और कमेंट नहीं कर सकता। ये फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट ने अब अभी जजमेंट आएगी तो उस पे हम बात करेंगे, लेकिन ये फैसला आपके भी सामने, हमारे भी सामने। ठीक है हाफिज हसान साहब, ये जो फैसला आज आईनी अदालत ने दिया है, मुनाल रेस्टोरेंट का जो फैसला है सुप्रीम कोर्ट का, कलअदम करार दे दिया, आप वाकई समझते हैं कि ये कानून से बाहर जाकर फैसला दिया गया था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ईमान ये है कि दुनिया के जहाँ भी रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है या रिटन लेजिस्लेशन है उसके अंदर एक इंटरप्रटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन या इंटरप्रटेशन ऑफ लॉ का एक पूरा मैकेनिज़्म मौजूद है और दुनिया के इस्टेब्लिश्ड 5 चीज़ें चलती हैं। एक ये चलती है कि अदालत का काम सिर्फ तशरीह करना है, अदालत का काम एग्जेक्टिव रोल का इख्तियार नहीं है, अदालत का काम पॉलिसी मैटर्स के अंदर जाना नहीं है, अदालत का काम मॉनिटरिंग नहीं है, अदालत का काम जो है वो एक जुडिशल रिस्ट्रेंट का मुजाहरा है। अदालत एग्जेक्टिव का रोल जो है वो प्ले नहीं कर सकती। अदालत रीडिंग इनटू द कॉन्स्टिट्यूशन या री राइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन या रीडिंग इनटू द लॉ नहीं कर सकती। उसका काम ये है कि आइन और कानून के अंदर रहते हुए एक फ़ैसला करे और उस फैसले को जब बाहर उस चीज़ के अंदर आए तो ये कहा जाए कि वो फ़ैसला इंसाफ के मुताबिक है। अब ये है कि हमारे मुल्क के अंदर जिस तरह की हाई कोर्ट्स या आपकी सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक चीज़ आई हुई थी कि ना कॉन्स्टिट्यूशनल प्रेडिक्शंस थी, मैं गया हूँ कोई और फैसला है, कोई और गया है कोई और फैसला है, कोई और गया है तो कोई और फैसला आ गया है। दूसरा ये है कि कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्ट्राडिक्शन जजमेंट्स में बेताशा थी। आज भी देख लें कि हाई कोर्ट के अंदर चले जाएं तो एक पॉइंट के ऊपर 1000 जजमेंट है, दूसरे पॉइंट के ऊपर 2000 जजमेंट है। यही कॉन्स्टिट्यूशन का हाल है। फिर उसके बाद ये है कि अदालत किसी जगह समझती है कि पॉलिसी मैटर्स के अंदर हमें नहीं जाना चाहिए, दूसरे केस के अंदर वो चली जाती है। किसी केस के अंदर कहती है कि एग्जेक्टिव हम नहीं कर सकते, ये इदारों का काम है, फिर उसके अंदर चले जाते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रेडिक्टेबिलिटी जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है और कॉन्स्टिट्यूशनल को फॉलो करना जो है। अब जिस कॉन्टेक्स्ट के अंदर हमारे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस या जजेस जब बैठे हुए थे पिछले 15-20 साल के अंदर जो है, तो जिस लेवल की उन्होंने इंटरप्रिटेशन की है या उसको सुप्रीम कोर्ट ने बाद में खुद रद्द किया है या वो अब चीज़ें आ गई हैं। जुल्फ़िकार अली भुट्टो का केस आया, सुप्रीम कोर्ट ने खुद रद्द किया कि नहीं ये फ़ैसला गलत था। उसके बाद पाकिस्तान स्टील मिल का फ़ैसला जो है, जो अब सुप्रीम कोर्ट जो है वो हॉकिश हुई और इन चीज़ों पे गई। 2005 से लेकर 2013 तक इफ्तिखार चौधरी साहब जो है, स्टील मिल का फ़ैसला आया, पाकिस्तान की सारी प्राइवेटाइजेशन जो है, पाकिस्तान का सारा बिजनेस जो है, जो स्टेट रन था, अरबों रुपए खरबों रुपए हर साल हमें देने पड़ रहे हैं इन 6 यूनिट्स के ऊपर। उसके बाद रेकोडेक के ऊपर ये चले गए और 10 से 15 बिलियन डॉलर जो है हमें फ़ाइन पड़ना शुरू हो गया। फिर सेटलमेंट के अंदर हम गए, यूसुफ रजा गिलानी साहब अदालत के अंदर गए, उन्हें कहा टिल ऑफ द राइजिंग ऑफ द कोर्ट। फिर समोसे के ऊपर सो मोटो चला गया। फिर उसके बाद ये है कि पेट्रोल की प्राइस करना फिक्स शुरू कर दिया। फिर ये है कि 63A डिफेक्शन, हम समझते हैं कि मुल्क में जमहूरियत किस तरह की होनी चाहिए, दूसरी दफ़ा एक और फैसले कर दिया। फिर 62(1)F देखें, फिर पनामा आप देखें कि मैटर कोई और था, 184(3) के अंदर उस पर मॉनिटरिंग बिठाई गई और मॉनिटरिंग के अंदर एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर का जो है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ या कॉन्स्टिट्यूशन जो आर्टिकल 95 था उसके बगैर 62(1)F के तहत निकाल दिया गया। फिर उसके बाद जो है आपके सामने जो है
ये परमानेंट डिस्क्वालिफिकेशन कर दी कि जी एक दफ़ा जिसको सज़ा दे दी जाए, और ख़ुद ही 184(3) के अंदर परमानेंट है। फिर उसके बाद आपकी मिलिट्री कोर्ट्स की जजमेंट्स आ गई कि 45 साल से प्रैक्टिस थी, आपने 184(3) कर दिया। फिर रिजर्व सीट्स आप देख लें कि कॉन्स्टिट्यूशनल एक मैकेनिज्म मौजूद था, उसको डेविएट करके पॉलिटिकल जस्टिस पे चला गया। तो ये सारी चीज़ें लाइकिंग डिसलाइकिंग के ऊपर चलती रही हैं, और अब जो आईनी अदालत बनी है वो उन चीज़ों को 5 चीज़ों को एड्रेस कर रही है। एक वो ये कह रही है कि अदालत का ये काम नहीं है डे टू डे अफेयर्स के ऊपर जाना, रेगुलेटरी अपना काम करें। दूसरा ये है कि जुडिशियल रिस्ट्रेंट का भी एक लफ्ज़ है। तीसरा ये है कि जो लिटरल चीज़ें हैं, देखिए आज कहा गया कि पता नहीं अफसाना ही, तो और इस तरह की बहुत सारी जजमेंट जो हैं वो आपको अफसानों की सूरत के अंदर नजर आती हैं। फिर उसके अंदर ये है कि क्या 184(3) के अंदर डायरेक्टली जाके इस तरह के फैसले करने आर्टिकल 10A की वायलेशंस नहीं है। या नस्ला टास्क का था, केस ही नहीं था सुप्रीम कोर्ट के सामने, केस कोई और था, उसको ब्रॉड के अंदर लेके जाया गया। यहाँ के ऊपर मैटर जो है वो इस्लामाबाद की कई कोर्ट्स के अंदर पेंडिंग पड़ा हुआ है। तो मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने जो कॉन्स्टिट्यूशनल ओवर रीच या ओवरडन करने की कोशिश की हुई थी, उसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट एक मैसेज देना चाह रही है, और काश ये इसके ऊपर अब कायम रहे कि ये नहीं है कि अभी इन चीज़ों को इस तरह करते रहें और फिर इन चीज़ों को टेक ऑन कर लें। और हमारे हाई कोर्ट्स को भी ये चाहिए, किस मुल्क के अंदर मैंडामस जो है उसकी कंटिन्यूस मॉनिटरिंग आप 199 के अंदर करते हैं, किस जगह डिस्प्यूटेड फैक्ट्स जो है वो कर, किस जगह अल्टरनेट रेमेडी अवेलेबल है और उसके होते हुए आप 199 को इन्वोक करते हैं। तो ये एक एडिशनल रेमेडी या एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल मेजर्स डाल दिए गए कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर फॉर प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, तो उसी के मुताबिक चलना चाहिए। और यही वो मेरा ख्याल है कॉन्स्टिट्यूशनल स्पिरिट है। इसी पैराए के अंदर देखना, ये पर्सनैलिटीज को फॉर द टाइम बिंग छोड़ दें कि जी वो गया या वो गया। क्या जिन चीज़ों पे मैंने बात की है, क्या पाकिस्तान के आइन के अंदर उन चीज़ों का जिक्र नहीं है? ये दुनिया की जो इंटरप्रिटेशन है, क्या दुनिया की दूसरी अदालत की मुमालिक की अदालतें इस तरह ओवर रीच करती हैं कि हर डे टू डे अफेयर्स के अंदर गवर्नमेंट ऑफिसर्स को स्नब करना, लॉयर्स को स्नब करना, आप अदालत के अंदर जाए आपका केस नहीं ओपन होने देते अगर उनकी मर्जी के मुताबिक जो है वो चीज़ें नहीं चल रही होती? तो मेरा ये ख्याल ये है कि सारी चीज़ें जो हैं वो अगर गलत हुई हैं जिन केसेस के अंदर, जाना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के अंदर और उन्हें ओवरटर्न करवाना चाहिए, ताकि ये मुल्क जो है किसी सिमत की तरफ जाए और ये जो एक है चॉइस ऑफ जस्टिस जो है उसका खात्मा होना चाहिए। ठीक है रियासत साहब, वफाकी आईनी अदालत ने जो नेस्ले टावर केस में सुप्रीम कोर्ट के 18 और 21 के फैसलों की अगर बात की जाए तो ये कहकर उड़ा दिया कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने आईनी दायरे इख्तियार से तजावुज़ किया और एक आम केस को पूरे कराची पर थोप दिया, और फिर इंटरेस्टिंगली SBCA पर सारी जिम्मेदारी डाल दी गई। तो हाउ डू यू सी दिस? देखें, अभी आफत साहब को भी मैं सुन रहा था, तो बात ये है कि ईमान ये अदालतों के अंदर, जैसे आफत साहब ने भी कहा कि मैं जाता हूं तो कोई और फैसला है, कोई दूसरा जाता है तो कोई और फैसला होता है, ये बिल्कुल दुरुस्त फरमाया है। इसकी मैं जिंदा मिसाल अभी मौजूदा वक्त में देना चाहूंगा कि अगर आज आपने मोनाल का जो रेस्टोरेंट है उसका फैसला कालअदम करार दे दिया है, तो इसी वफाकी आईनी अदालत ने जो ये है कॉन्स्टिट्यूशन 1 उसमें स्टे दे दिया है। उसी के साथ बरी इमाम के अंदर गरीब गुरबा और नस्ल दर नस्ल रहने वाले लोगों के घर मस्मार कर दिए, सैदपुर में कर दिए। तो ये तो पिक एंड चूज आज भी है। आवा साहब जो फरमा रहे हैं कि जी ये जो बाकी फैसले उनको यहाँ फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट से सेट असाइड करवाया जाना चाहिए, तो ये भी एक पॉलिसी जस्टिस हो जाएगा ना। जस्टिस तो वो है ना कि केस टू केस एज पर लॉ जो है फैसला वो होना चाहिए। यहाँ पे ताकतवर के लिए और अदालत है, गरीब के लिए, कमजोर के लिए और है। अब मैं इसकी मिसाल एक और भी देना चाहूंगा। डार केस को अगर आप देखें तो पंजाब के अंदर PCD बना दिया गया, जिसने एक बंदा भट्टी जो प्री रेस्ट बेल प्रोटेक्टिव बेल पे आ रहा था, उसको उन्होंने अपने साथियों के हाथों मरवा के जी उनके अपने साथी थे, मुकाबला हुआ और उसको पार करवा दिया। आज ये फॉरनर जो खवातीन थे उनके साथ उनके 164 के स्टेटमेंट भी और उनकी एविडेंस भी वो सारी होने के बावजूद वहां पे तो CCD ने कोई कुछ नहीं किया। इसका मतलब है कि गरीब के लिए और कानून है, अमीर के लिए। जब तक ये इस मुल्क का ये जो अलमिया है ना, ये जो दो कानून है अमीर और गरीब के दरमियान तफरीक करते, जब तक ये खत्म नहीं होता तब तक ना हम कह सकते कि इस मुल्क के अंदर आइन और कानून की बालादस्ती है, ना हम कह सकते कि अदलिया आजाद है, ना हम कह सकते हैं कि रूल ऑफ लॉ है।
और मैं समझता हूं कि जब ये मुनाल का फैसला आया है, मेरी जाती राय में मुझे एग्जैक्ट उसकी डेट्स याद नहीं है। अच्छा। अगर सुप्रीम कोर्ट ने वो फैसला कर दिया और अल्टीमेटली वो डिसाइड हो गया, उसको तो फाइनलिटी अटैच होगी। अब किस कानून के तहत फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट में वो मामला गया है, मुझे चूंकि उसके फैक्ट्स का और उसके डिसीजन की एग्जैक्ट जो फैक्ट्स हैं उसका तो मुझे नहीं पता। इस तरह तो बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट ने फैसले किए, वो भी अब सारे रीओपन हो जाएंगे और कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट जो है वहां पे चले जाएंगे। तो वहां पे भी जो जजेस बैठे हैं, क्या अगर आप कहें कि सुप्रीम कोर्ट ने गलत फैसले दिए, तो इसके बाद इन फैसलों को कौन कहेगा कि ये सही थे? देखें, अगर वहां सुप्रीम कोर्ट तक आए थे तो नीचे किसी अदालत ने उनकी फेवर में फैसला नहीं किया, वो सारे के सारे गलत हो गए और सिर्फ ये एक अदालत जिसने आज फैसला दिया वो दुरुस्त हो गया। इसको कोई नहीं मानेगा, इसका कोई लॉजिक नहीं मानेगा। ये भी ऐसे ही लगता है कि एग्जेक्टिव चाहती थी कि ये फैसला ऐसे हो, इसलिए वो फैसला ऐसा आया है। मेरी जाती राय में जितनी मर्जी आईनी जस्टिफिकेशन देते रहे, वो कोई लॉजिकल नहीं लगती। ठीक, मजीद भी डिस्कशन करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। हाफिज साहब, जैसे नस्ला टावर की एग्जांपल है कि वो तो चले गिर गया, ज़मीन बोस हो चुका है, मिडिल क्लास शहरियों की ज़िंदगी भर की जमा पूंजी मलबे का ढेर बना दी गई। मुनाल रेस्टोरेंट में आप देखें कि करोड़ों की इन्वेस्टमेंट को इस तरह से गिरा देना, फिर उसी अदालत से बाद में वो फैसला कलअदम करार हो जाना, तो ये तो आवाम के साथ मजाक नहीं है कि लोगों के इन्वेस्टमेंट को इस तरह से किया जा रहा है। देखें, ये सारी चीज़ें जो आपके सामने आई हैं, ये एक जुडिशल एक्टिविज़म था। और चाहे नस्ला टावर वाला मैटर आए, वो भी 184(3) की जुरिस्डिक्शन है, या सुओ मोटो जुरिस्डिक्शन जो है, या आपके सामने मुनाल वाला भी है कि आपके सामने लिस्ट जो थी उसको आपने एक्सपेंड किया और नेशनल पार्क की तरफ चले गए। उसके अलावा भी बहुत सारी इस नेशनल पार्क के अंदर बिल्डिंग्स ऐसी थी कि जिनको नहीं होना चाहिए था वहाँ के ऊपर जो है, और फिर उसके अंदर एक ही चीज़ को जो है वो आके, तो मैं यही समझता ये हूँ कि मैं उस कॉन्टेक्स्ट में मैंने बात की है कि दुनिया का कोई ऐसी अदालत नहीं है कि जो हाईएस्ट लेवल पे जाके इन चीज़ों का फैसला करे। हाँ, हमारे गवर्नेंस सिस्टम के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम है, हमारी पुलिस जो है वो नॉन फंक्शनल है, हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की सर्जरी की ज़रूरत है, हमारे सिविल सिस्टम जस्टिस सिस्टम के अंदर डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी और उसके बाद लॉज को चेंज करने की ज़रूरत है, मेरिट पे अपॉइंटमेंट करने की ज़रूरत है। इसी तरह हमारी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के अंदर है, लेकिन सर्टन प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ तो होते हैं। अब उन लॉ के अंदर जो है, जिस तरह सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट्स लगी रही थी, ये एक्सरसाइज करती रही हैं कि एक चीज़ के अंदर लॉ मौजूद है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी पे दी जा सकती है, राइट्स ऑफ पार्टीज इन्वॉल्व हैं, आपने उसको 199 के अंदर या स्पेसिफिक ग्रांट्स कर लिया या रिट करवाई गई या प्लीडिंग से या प्रेयर से और इसी तरह सुप्रीम कोर्ट के अंदर है कि आपको रात को ख्याल आया कि सुबह हमने सुओ मोटो लेना, आपने सुओ मोटो ले लिया, कोई पूछने वाला नहीं था, कोई उसको रोकने वाला नहीं था, और फिर वही जिस जस्टिस का टेन्योर जाता है, आप इफ्तिखार चौधरी साहब से लेके लास्ट चीफ जस्टिस तक आप आए, क्या पाकिस्तान का पूरा मुल्क या जस्टिस कम्युनिटी जो है या लॉयर्स कम्युनिटी एग्रीड है कि उनका सारों का रोल बड़ा अप्रिशिएट था? तो ये है वो बड़ा क्वेश्चन मार्क जिस पे बात होनी चाहिए। बिल्कुल बात मुनासिब है कि पाकिस्तान का जस्टिस सिस्टम जो है उसके अंदर एक ही चीज से सारों को देखना चाहिए, सिलेक्टिव जस्टिस नहीं आना चाहिए। ये देखें कि अदालत जो है वो अपने तहरीरी फैसले में ये साफ लिख रही है कि सिर्फ SBCA की रिपोर्ट की बुनियाद पर जो है किसी इमारत को गिराने का फैसला नहीं किया जा सकता। नहीं, आप ईमान ये देखें कि पिछले 2005 से लेके आप 22-23 तक आप देखें, जितनी भी ये आपके सामने ऑब्जर्वेशंस आती थी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट की, टीवी टिकर्स चलते थे और उसके ऊपर कंप्लायंस भी आती, क्या वो ऑर्डर का हिस्सा था? क्या कोई ऑर्डर अगर रिटर्न नहीं किया जाता उसकी तो कंप्लायंस किस पे है ही नहीं है, लेकिन वो एनवायरनमेंट ऐसा क्रिएट कर दिया गया था कि ऑब्जर्वेशनें देने, टिकर देने, ऑर्डर के अंदर हिस्सा नहीं है, अगले दिन जाके उस प्रोसीडिंग को किसी और तरफ लेके जाना, कभी वो इधर जा रही थी बहरी जहाज की तरह, कभी वो इधर जा रही थी। तो मेरा ख्याल है कि जस्टिस जो है उसके अंदर जजेस को सेन होना चाहिए, सेलेक्टिव जस्टिस नहीं जाना चाहिए, इंसाफ के मुताबिक जाना चाहिए, कानून के अंदर रहते हुए जाना चाहिए, आइन के नीचे रहते हुए जाना चाहिए, इंस्टेंट
करना चाहिए और पर्सन स्पेसिफिक या पर्सनैलिटीज को देख के इंसाफ नहीं करना चाहिए। और हुकूमत को, गवर्नेंस को अपना काम करने दें, अदालती अपना काम करें। जहां वो जुडिशियल ओवर रीच फंडामेंटल राइट्स की होती है, इंडिविजुअल इश्यूज को एड्रेस करें, पॉलिसी मैटर्स के जाने की बजाय जो है वो इस तरह की प्रोसीडिंग इन चीजों के अंदर नहीं करनी चाहिए। रियासत साहब, ये पॉइंट मैं आपसे भी पूछना चाहूंगी, ये बहुत बड़ा सवालिया निशान नहीं है कि अगर आपके मुल्क की आला तरीन आईनी अदालत को ही सरकारी महकमे की रिपोर्ट पर भरोसा नहीं है, ट्रस्ट नहीं है, तो आपकी हुकूमत मतलब ऐसे करप्ट और नाअहल इदारों के खिलाफ ये हुकूमत कार्रवाई क्यों नहीं करती सर, जो पहले अरबों रुपए लेकर इमारतें बनवाते हैं फिर बाद में शहरियों को सड़क पर ला खड़ा करते हैं? देखिए, एक बात ये है कि चने बहुत सारे इदारे हैं, उनको तो बेचारों को काम अपनी मर्जी के मुताबिक करने ही नहीं दिया जाता। जो एग्जीक्यूटिव चाहती है वो उस तरह की रिपोर्ट भी बना के लेके आते हैं। पुलिस से भी आपको अपनी मर्जी की रिपोर्ट, जिस केस में आप देखें, फिर मैं वो डार केस को मिसाल के तौर पर पेश करूं, वहां पे DIG साहब जो फरमा रहे थे पंजाब के कि वो जाते हुए पाकिस्तानी फ्लैग भी लेके गई हैं, उनके साथ इतना बड़ा हादसा हो गया, सानिया हो गया, रेप का केस हुआ और उसको वो पुलिस ऑफिसर बेशर्मी के साथ बैठ के उसको डिफेंड कर रहा है। तो जो एग्जीक्यूटिव होती है ना, वो लोगों को इस्तेमाल करती है। यहाँ पे भी रिपोर्ट अपनी मर्जी की मंगवाई जा सकती है। ये वही फायद हिस्सा है जिसने इस अदलिया को बदबूदार लाश की तरह बना के दफन करके आखिरी कील ठोंक के गया। आज यही फायद हिस्सा था जिसके ये गुन गीत गाते थे, बगले बजाते थे उसके फैसलों के ऊपर। आज वही लोग उसके फैसलों को क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि इसको तो पता ही नहीं था। आज उसका ये फैसला अगर रिवर्स हो गया है तो PTI के बहुत सारे फैसले उसने किए हैं जो बायसिज्म पे थे, जो प्रिजुडिस उसने दिए थे, जो उसका PTI वालों का बल्ले के निशान था, उनकी जो सीटों का केस था, वो रिव्यू में इन्होंने उड़ा के रख दिया। ये कौन मानता है? हम भी एक स्टूडेंट ऑफ लॉ में समझता हूँ कि रिव्यू का तो बहुत लिमिटेड स्कोप था और वो सीटें जो PTI को नहीं मिल सकती थी दूसरे लोगों में रेवड़ियों की तरह इन्होंने बांट दी। वो किस कानून के तहत था? अगर ये फैसला उसका गलत साबित हुआ है मुनाल वाला, तो इसका मतलब बाकी फैसले भी उसने एग्जीक्यूटिव की इमा पे किए थे। आज एग्जीक्यूटिव नहीं चाह रही तो आज फैसले फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट से और आ रहे हैं। और मैं एक चीज और गारंटी से कहता हूँ जी कि जो हुकूमत और जो ताकतवर हल्के चाहेंगे, आईनी अदालत वही फैसले करेगी। ये मेरी आज बात लिख लें। आज इसको अगर दुरुस्त कहा जा रहा है तो एक वक्त आएगा जैसे फायद हिस्सा के फैसलों को आज बुरा और उसको रिवर्स किया जा रहा है और फिर वफाकी आईनी अदालत के फैसले किसी और अदालत से रियासत साहब, जिस तरह से आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात की है और 190 मिलियन पाउंड केस की आपने बात की है, तो सर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सरफराज डोगर साहब ने तो वाशकाफ अल्फाज में ये वार्निंग दे दी है कि अगले हफ्ते अगर वकला दलाइल नहीं देते तो मजीद कोई इल्तवा नहीं मिलेगा उनको और फिर नैब को सुनकर दस्तयाब रिकॉर्ड पर फैसला भी सुना दिया जाएगा। तो सर PTI तो हमेशा से इल्जाम लगाती है कि हुकूमत जो इमरान खान साहब के केसेस लटका रही है, लेकिन यहाँ अदालत तो वकला को बार बार कह रही है कि दलाइल दें, दलाइल नहीं दिए जा रहे। तो ये क्यों है ऐसा? ये अदालत तो उस वक्त कहाँ थी जब वो 426 के लिए पर धरने देते थे, इनके तरले करते थे, इनके पांव पकड़ते रहे कि हमारी 426 जो ज़ाब्ता फौजदारी की थी वो CMA उसको सुन ले, सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस को उस वक्त नहीं सुना। तो रियासत साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो कहती है ना कि 190 मिलियन पाउंड केस तो 15 मिनट का केस भी नहीं, ये टिक ही नहीं सकता। तो दलाइल क्यों नहीं दिए जा रहे? ईमान, ये उस वक्त 426 क्यों नहीं सुन रहे थे? इसलिए कि अगर वो 426 की दरखास्त खारिज कर देते तो उसके खिलाफ ये क्रिमिनल पिटीशन फॉर लीव टू अपील में सुप्रीम कोर्ट ये केस जाता। इन्होंने क्या बदनीति की कि इन द मीनवाइल नैब लॉ के अंदर अमेंडमेंट कर दी और लिखा कि अब जो भी नैब का फैसला होगा उसके खिलाफ अपील जो है वो बाकी आईनी अदालत में जाएगी। इसलिए अब वो मौसूफ एक तेज गाम के ऊपर बैठ के तो ये कहते हैं जी आप अगर अगली तारीख पे ना आए तो मैं यूं कर दूंगा। वो वक्त किधर गया जब ये एडजर्नमेंट देते रहे? वो वक्त किधर गया कभी प्रोसिक्यूटर छुट्टी पे होता था? वो वक्त किधर गया? उस वक्त ये चीफ जस्टिस नहीं थे, उस वक्त ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट नहीं थी। ये बात है कि ये अदालतें तो सर इस तरह तो केसेस लटकते जाएंगे फिर। ये एग्जीक्यूटिव के कहने पे कर रहे हैं। मेरी सुने ईमान जी जो 190 पाउंड का मिलियन का केस है, ये केस बनता ही नहीं है। और फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की एक बड़ी मशहूर जजमेंट है सुगरा बीबी केस। सर मेरा तो यही पॉइंट है कि ये केस अगर नहीं बनता तो ये दलाइल देने चाहिए ना कोर्ट में जाकर।
235 सीआरपीसी ये कहता है कि अगर एक ही सीरीज में कुछ ऑफेंसेस है तो उनका एक ही ट्रायल भी होगा। इन्होंने तोशाखाना 1 भी बना लिया, तोशाखाना 2 भी बना लिया। मेरा किसी पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक नहीं, मैं आइन और कानून के मुताबिक, अपने ज़मीर के मुताबिक ये मैं गुफ्तगू कर रहा हूँ। ठीक है, मैं इस पे हाफिज साहब का भी पॉइंट ले लूँ। हाफिज साहब, ये एक तो 190 मिलियन पाउंड का जो केस है, जैसे रियासत साहब कह रहे हैं, तो ये बनता नहीं है। दूसरा, आपको क्या लगता है वकला क्यों नहीं दलाइल दे रहे? खौफ क्या है? जानबूझकर ताखीरी हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं? और फिर इन केस अगर कोर्ट ये फैसला बगैर सुने दे देगी, फिर भी तनकीद होगी कि कोर्ट ने सुना नहीं और फैसला दे दिया। ईमान, एक तो ये है कि जो सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस है वो 426 जो है वो शॉर्ट सेंटेंसेस के लिए होती है, वो लॉन्ग सेंटेंसेस के लिए 426 नहीं की जाती। दूसरा उसके अंदर ये है कि वो एक ख़ास पीरियड तक अगर अदालत के कहती है कि हम मेन अपील को सुनना चाहते हैं तो 426 ऑटोमेटिकली जो है या इनफ्रक्चस हो जाती है या अदालत उसे डिस्पोज कर देती है और कहती है कि जी आएँ आप उस मेन अपील के ऊपर आएँ। अब मेरिट्स पे जो है अगर इस केस के वो तो अदालत उस चीज़ का फ़ैसला करेगी, लेकिन 3 चीज़ें इसके अंदर इस्टेब्लिश्ड हैं। एक ये है कि जो 190 मिलियंस की पाउंड्स की ट्रांजैक्शन हुई है वो एक जो सेटलमेंट हुई थी बरतानिया के अंदर और उसका पैसा जो पाकिस्तान के अकाउंट 1 में आना चाहिए था वो नहीं आया, सुप्रीम कोर्ट में आया और सुप्रीम कोर्ट के अंदर बैरिया टाउन की अपनी प्राइवेट सेटलमेंट थी, उसके अगेंस्ट उसको जस्टिफाई करवाया और वो काम कानून के मुताबिक नहीं है। दूसरा ये है कि क्या कैबिनेट जो है उसने जिस चीज़ को अप्रूवल करके दिया, अगर फ़र्ज़ किया वो प्राइवेट डील थी तो फिर कैबिनेट ने क्यों उसको प्रॉस्पेक्टिव उसको अप्रूवल दी कि काम तो हो चुका था और उसके बाद जाके कैबिनेट ने कहा कि नहीं जी हम इसकी अप्रूवल देते हैं और किसी को नहीं पता और उसके सारे मिनट्स या मिनिस्ट्रीज़ की आई हैं। तीसरा मैं समझता हूँ उसके अंदर ये है कि जब भी आप प्राइम मिनिस्टर के तौर पे होते हैं आपका काम है एक फेयरनेस या ट्रांसपेरेंट करना। अब जितने भी केसेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर गए हैं, इससे पहले सब रिलीफ मिला है, साइफर में मिला है, तोशाखाना के अंदर मिला है और बहुत सारे केसेस हैं जहाँ पे रिलीफ मिला है। तो अगर अदालत रिलीफ दे तो एग्जेक्टिव के नीचे नहीं, अगर एग्जेक्टिव के नीचे ही अदालतें थीं तो फिर साइफर के केस के अंदर फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर एक्विट क्यों हुए, तोशाखाना के अंदर क्यों हुए, उसके अलावा जितनी जजमेंट्स आई हो जिसके अंदर उन्हें रिलीफ मिला है। तो अगर एग्जेक्टिव बकौल इनके कि एग्जेक्टिव खिलाफ है या एग्जेक्टिव डोमिनेट कर रही थी तो जजेस जो है फिर फैसला क्यों किस तरह कर रहे हैं और अब ये है कि एग्जेक्टिव जो है वो ये करवाना है। तो मेरा ख्याल ये है कि हमें अपने आर्गूमेंट्स बिल्ड करते हुए थोड़ी सी एहतियात करनी चाहिए या अदालतों का उतना को मार्जिन देना चाहिए कि जब फैसला आए तो उस चीज़ पे करें। अभी 190 मिलियन पाउंड का फैसला ही नहीं आया। दूसरा जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के फिर एग्जेक्टिव जी अदालत का वो, और भाई आप ये बताएं कि जितने भी जनरली आप ये पूछें कि क्या पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट जो है वो आइन से ऊपर जाके फैसले नहीं कर, कभी वो पॉलिटिकल जस्टिस पे, कभी डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी के ऊपर, कभी वो ये कहती है कि हम कस्टोडियन है जमहूरियत के, कभी वो कहते हैं हम करप्शन को कंट्रोल करना चाहते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि जनरल प्रिंसिपल्स अगर बात की जाए और बाकी ये है कि निज़ाम में इंसाफ में बहुत बेहतरी की गुंजाइश है, इसे बेहतर होना चाहिए और क्रेडिबल जस्टिस सिस्टम आना चाहिए ताकि हम दुनिया की कम्युनिटी के अंदर एक रिस्पेक्टेबल कौम के तौर पर सामने। ठीक है, मैं एक शॉर्ट सा कमेंट, जैसे साहब आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं ये कहना चाह रहा हूँ जो हाफिज साहब कह रहे थे फलां केस में इनको रिलीफ मिला, फलां केस में साइफर में मिला, फलां में मिला, तो उस वक्त 26वीं और 27वीं तरमीम नहीं हुई थी, जजेस की इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ट्रांसफर नहीं हुई थी, नए जो ट्रांसफर होके जजेस आएंगे उस वक्त इस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मौजूद नहीं थे। वो जजेस जो इंडिपेंडेंट जजेस थे उन्होंने इनको रिलीफ दिया था और आज वो उसकी सजा भी भुगत रहे हैं। कोई पेशावर है, कोई कराची है, कोई लाहौर है। तो ये चीजें भी रिकॉर्ड की दुरुस्तगी के लिए मैं ये कमेंट करना चाहूंगा कि वो बिल्कुल ठीक है, रिलीफ मिला था, लेकिन वो आजाद जजेस थे। नहीं, साइफर के केस के अंदर है, साइफर के केस के अंदर जिन जजेस को ट्रांसफर किया गया उसमें कोई एक भी शामिल नहीं था, या वो चीफ जस्टिस से जो अब कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में, दूसरे जज सुप्रीम कोर्ट के अंदर है जी, या तोशाखाना या फेयर ट्रायल वाली कोई एक भी जज ट्रांसफर नहीं हुआ। तो थोड़ा सा हमें रिकॉर्ड को करेक्ट कर लेना चाहिए कि जिन जिन चीज़ों के अंदर रिलीफ मिला है वो सारे जजेस जो हैं वो नहीं है जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं। चलें, इस पर हम मजीद भी एक डिटेल डिस्कशन करेंगे। साहब को घर भेज दिया गया है, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को घर भेज दिया गया है, बाकी जजेस सारे मियां गोल्डन सिंह साहब को सुप्रीम कोर्ट भेज दिया गया था। नहीं, सुप्रीम कोर्ट जाना एजाज की बात है कि सुप्रीम कोर्ट भेजा किसने है। अगर मुल्क का चीफ जस्टिस कहे और जज खुद आना जाना चाहे तो आप क्या समझेंगे कि ये एग्जेक्टिव इंटरफेरेंस है? वो ये है कि ये सारी इस्लामाबाद हाई कोर्ट को मैनेज और मनूवर करके चलाया गया है और आज भी वो मैनेज और मनूवर है। नहीं, थोड़ी सी एहतियात करें। चले हाफिज साहब, इस पर ना मजीद भी एक डिटेल डिस्कशन रखते हैं और इस पर फिर मजीद इस पर खुलकर बात होगी। अभी ब्रेक का कहा जा रहा है। अब बहुत शुक्रिया आप दोनों ज्वाइन करने के लिए। नाज़रीन, एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। स्टे विद अस।
वेलकम बैक नाज़रीन। मशरक़ वस्ता की सूरत हाल पर बात करने के लिए प्रोग्राम में मुझे ज्वाइन किया फैज़ुर रहमान साहब ने, सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार हैं वाशिंगटन से। बहुत शुक्रिया फैज़ ज्वाइन करने के लिए। फैज़, MOU हुआ और उसके बाद भी हम देख रहे हैं कि गैर एलानिया इस वक्त जंग चल रही है ईरान और अमेरिका के दरमियान, और MOU पर अमल दरामद नहीं हो रहा। क्या वजह समझते हैं आप कि ये MOU पर अमल दरामद क्यों नहीं हो रहा? एक जानिब इस तरह की स्टेटमेंट्स आती हैं कि टेक्निकल टीम जो है मुज़ाकरात भी कर रहे हैं, फिर इस तरह के हमले भी हो रहे हैं। देखिए, बहुत बहुत शुक्रिया ईमान, गुड टू बी बैक ऑन योर शो। देखिए, असल जो इसमें मसला है सबसे बड़ा, वो ज़ाहिर है कि एक बदएतमादी का, यानी जो दोनों तरफ से जो डिस्ट्रस्ट है। हालांकि जब ये MOU साइन हुआ इस्लामाबाद का, और उसमें आपको सबको मालूम है, पूरी दुनिया को मालूम है कि पाकिस्तान की कितनी जाँफ़िशां कोशिशें शामिल रही हैं, या हर लिहाज से दामे दरमे सुखने जिस तरह से उन्होंने कंट्रीब्यूट किया इस पूरी पीस मेकिंग प्रोसेस में 4 महीने की मेहनत के बाद। जी। लगता ये था कि मामलात बेहतर जाएंगे, और एक जो उस रीजन में पूरी तरह से ये एहसास था कि ये MOU ईरान के लिए बहुत फेवरेबल है। खुद ईरान में इस बात पर काफ़ी खुशी मनाई गई एक कुछ दिनों तक, कि ये हमारे लिए एक जीत का मौका है कि वो तमाम शराइत जो ईरान ने रखी थी उसको अमेरिका ने माना। और उस यही वजह है कि ट्रंप को वॉशिंगटन में और अमेरिका में और दीगर कैपिटल्स में काफ़ी उनको एक मुश्किलात का सामना करना पड़ा। लोगों ने कहा कि आपने बहुत ज़्यादा ईरान को कंसेशंस दिए हैं, और एक लिहाज से यहाँ वॉशिंगटन में ये भी बात की गई कि अमेरिका ने एक डॉक्यूमेंट ऑफ सरेंडर साइन कर दिया है। तो ये एक फिजा कायम हुई, तो जाहिर है कि अब उम्मीद ये हो चली थी कि शायद ईरान इसको एक ऐसा मौका समझेगा कि अब एक मामलात बेहतरी की तरफ जाएंगे, और जो वादे उनसे किए गए थे, खुसूसन देखिए सबसे बड़ा जो अहम उनको फायदा हुआ था इस मामले से, वो ये कि जो सैंक्शंस थी जी। उनके ऑयल के बेचने पर उनको हटा लिया गया। यानी वो दुनिया के किसी भी मुल्क को बाकायदा बेच सकते थे, और फिर वो जो ब्लॉकेड रखा हुआ था अमेरिका ने ईरान के शिप्स के खिलाफ, वो भी हटा लिया गया था। ये अलग बात है कि जो फ्रोजन एसेट्स हैं वो रिलीज नहीं हुए। फिर जो $300 बिलियन की का जो मुआवजा जो कहा गया था कि वो इंटरनेशनल डोनर्स के जरिए, इन्वेस्टर्स के जरिए रेस किया जाएगा, वो नहीं हुआ। लेकिन बहरहाल उसके बावजूद मैं ये समझता हूँ, और खुद ये वॉशिंगटन में जो लोग हैं बैठे हुए जो न्यूट्रल हैं, वो समझते हैं कि ईरान के लिए बहुत एक फेवरेबल कंडीशंस थी। ठीक। लेकिन देखिए, जो वाकयात हुए ईमान, उसमें ये सबसे जो अहम वाकया हुआ, एक तो ये कि सिंगापुर के जहाज पर हमला किया गया। उसके बाद आपने देखा कि थोड़ा सा फिर टिट फॉर टैट हमले हुए। लेकिन जब एक 1.5 करोड़ से जायद लोग जब आयतुल्लाह खमेनाई के जनाजे में शरीक हुए आखिरी रस्मात में, और वो जब रस्मात जारी थी, अभी पूरी तरह से तदफीन नहीं हुई, उसी दौरान कतर और सऊदी अरब के जहाज़ों पर हमला किया गया। अब वो कैसे किया गया, उसके पीछे क्या मंतक थी, इवन तदफीन का क्यों नहीं बाकायदा इंतज़ार किया गया, वो इसमें कई थ्योरीज हैं, कई कहानियां हैं। लेकिन एक एक बुरा मैसेज गया पूरी दुनिया को कि ईरान जिसको इतने कंसेशंस दिए गए थे, अब इससे ज़्यादा अमेरिका उनको क्या दे सकता था। और ये जो हमले हुए हैं, खुद रीजन में आपको थोड़ा सा ईरान को मुखालिफत का सामना करना पड़ा। तो अब मामला यही है कि इस वक्त जो सूरत हाल है ईमान, जी। वो लगता यही है कि वो अमेरिका को सूट करती है, ऐसे कि फुल फ्लैश्ड एक जंग के बगैर वो अपने अवाम को मुतमईन रखते हुए। एक देखिए, ऑयल की प्राइस इस वक्त अभी भी $80 से ज्यादा नहीं आगे एग्जैक्टली। बढ़ी। आपको मालूम है जंग के दौरान वो 120 से ऊपर पहुंच गई थी। तो ये एक बहुत बड़ा इनके लिए एक इत्मीनान का बाइस है ट्रम्प के लिए। तो अब ट्रम्प जाहिर है अब थोड़ा सा और आगे बढ़कर विकेट पर खेल रहे हैं। उन्होंने ये तक दावा कर दिया कि न सिर्फ हम उसके गार्डियन होंगे, उसको कंट्रोल करेंगे, बल्कि हम अब 20% उस पे फीस चार्ज करेंगे हर कार्गो शिप से। अच्छा, फिर दूसरा जो अहम वाकया हुआ है, जी। वो एक बड़ा इंडिकेटिव है जो आने वाले दिन है। वो ये कि यूके ने पासदारान इनकलाब को बाकायदा एक दहशतगर्द तंजीम करार दे दिया है। और इसका मतलब ये हुआ कि अगर यूके इस कदम का काम करता है, तो हो सकता है कि किसी मरहले पर, मुझे ये लगता है कि आइंदा कुछ दिनों में आप देखेंगे कि शायद नेटो भी बाकायदा पूरी ऑर्गेनाइजेशन अमेरिका को स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज के मामलात को स्टेबलाइज करने के लिए और खुला रखने के लिए नेटो भी आ सकती है। क्योंकि इस वक्त जो रीजन है, यानी आप देखिए, थोड़ी सी काफ़ी एक खैर सगाली की फिजा पैदा हो गई थी। सऊदी अरब का, कतर का तमाम वफूद वहाँ पहुँचे खामनाई साहब जी। के जनाजे में। लेकिन उसके बावजूद अगर वहाँ पर हमले जारी हैं, तो अब वो जो एक
कामराडरी और एक जो रीजन में थोड़ा सा एक खैर-सगाली का मामला पैदा हुआ था, वो ख़त्म हो गया है। ठीक। और आपने देखा है कि अब मज़ीद हमले उन्हीं रीजनल कंट्रीज़ पर हो रहे हैं, गल्फ़ हम्म। कंट्रीज़ पर हो रहे हैं ईरान की तरफ से। तो ज़ाहिर है कि अब ये अमन के लिए कोई अच्छी अलामत नहीं है। और ईरान का इसमें मैं समझता हूँ कि जो मौका मिसकैलकुलेशन, देखिए दोनों तरफ से ईमान मैसिव मिसकैलकुलेशंस हुई हैं इस पूरे तनाज़े में। राइट। कुछ पहले ज़ाहिर है कि अमेरिका ने और इज़राइल ने की वो एक हम्म। गलत अंदाज़े लगाए, और अब वही गलत अंदाज़े मेरी अपनी दानिश हम्म। में ईरान लगा रहा है, और उसकी वजह से ज़ाहिर है कि अच्छा। मामलात अमन की बजाय आपको और ज़्यादा ठीक। बदतरी की तरफ जाते नज़र आ रहे हैं। फैज, चाइना और यूरोपीय यूनियन ने जो अपना हुर्मस पे फ्री ट्रेड पर जोर दिया है और ईरान ने चीन को फीस में रियायत देने की भी बात की है, तो क्या समझते हैं कि अमेरिका का जो ये स्टेप है ये चाइना के साथ ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट नहीं खड़ा करेगा? देखिए, अगर आप थोड़ा-सा बैकग्राउंड देखें इनके अपने अंदाज़ों या इनका क्या अंदाज़ है, क्या स्टाइल है ट्रम्प का, तो मैं नहीं समझता कि वो एट द एंड ऑफ द डे, इन द फाइनल एनालिसिस जैसे कहा जाता है, ऐसा नहीं होगा कि कोई भी मुल्क वहाँ कोई बाकायदा टोल लगाएगा या फीस लेगा या कोई इनको आपको हम्म। रिइम्बर्स करना पड़ेगी फीस। ये सब एक टैक्टिक्स हैं जो इस पूरे मामले को एक नया एक रुख देने की कोशिश की जा रही है। कोई मुल्क तैयार नहीं है, बशुमा आपने खुद जैसे फरमाया है कि चाइना है, रशिया है, खुद पाकिस्तान ने इसकी बाकायदा मुखालफत की है। कोई मुल्क ये नहीं चाहेगा कि 20% से ज़्यादा वहाँ की शिपिंग होती है, नेविगेशन होती है, उसमें वो क्यों फ़ीस देंगे? तो अच्छा, फिर ज़ाहिर है कि दुनिया की जो सारिफ़ेन हैं, कंज़्यूमर्स हैं, मेरे और आप जैसे लोग, वो उन फ़ीसों को भरेंगे। एट द एंड ऑफ द डे तो हमारी जेबों पे उसका फ़र्क पड़ेगा। तो ये हरगिज़ एक पॉपुलर आइडिया नहीं है, ट्रम्प को भी पीछे हटना पड़ेगा, ईरान को भी हम्म। पीछे हटना पड़ेगा। ईरान के लिए सबसे बड़ा जो इसमें एक एक प्राइज़ है, जो इनाम है, वो ये है कि उन पर से सैंक्शंस हटा दी जाएँ। हम्म। अगर सैंक्शंस हटा दी जाएँ तो, और हट गई थीं, अगर वो सैंक्शंस दूर रहती हैं, तो उससे सबसे बड़ा फ़ायदा ईरान को ये होगा कि हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स सालाना की वो एक तिजारत कर सकते हैं पूरी दुनिया के साथ। तो हम्म। ये जो इवन जो अनफ्रीज करने वाली बात है एसेट्स को, वो भी एक सानवी हैसियत इख्तियार कर जाती है। और आबनाए हुर्मुज़ पर भी जो उनका कंट्रोल है, वो अगर वाक़ईतन पूरी तरह से कंट्रोल चाहते हैं पूरी दुनिया की मुखालफत के बावजूद, तो वो भी एक रिडंडेंट हो जाता है। अगर आपके मुल्क को हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स सालाना मिल रहे हैं, तो वो एक बहुत बड़ा एक आपके लिए एक आउटकम हो सकता है इस पूरे अमन प्रोसेस का। और यही बात पाकिस्तान ने और दूसरे मीडिएटर्स ने, फैसिलिटेटर्स ने ईरानी क़यादत को समझाने की कोशिश की है। लेकिन ज़ाहिर है, देखिए, अब वहाँ क़यादत जो है, जो एक मैच्योर क़यादत थी ख़ामनाई साहब के ज़माने में, अली ख़ामनाई साहब के ज़माने में, वो ज़ाहिर है कि उसको जी। एलिमिनेट किया गया, जो कि बहुत बड़ा नुकसान है, ना सिर्फ़ ईरान का, मैं समझता हूँ दुनिया का। और उसकी वजह से अब जो यंगर और एक ज़्यादा हार्ड लाइन है, एक हार्ड लाइनर क़यादत आपके पास मौजूद है, उसकी वजह से आप ये देखेंगे कि वहाँ मज़ीद ऐसे फ़ैसले आएँगे जो कि अमन की बजाय जंग की तरफ ज़्यादा इस पूरे खित्ते को लेके जाएँगे, और जो कि ज़ाहिर है कि अफ़सोसनाक एक वाक़या होगा हम सब के लिए। ठीक। फैज़, अगर इस डोमेन में हम चाइना की पोजीशन देखें तो दो ही ममालिक हैं जिनसे चाइना तेल की इंपोर्ट भी करता है। वेनेज़ुएला की अगर मैं बात करूं, लेकिन वेनेज़ुएला की जो सूरत हाल थी वो भी अमेरिका के कंट्रोल में आ गया और वहां से भी चाइना को मुश्किलात का सामना रहा। अब ईरान ही एक वाहिद ऑप्शन बचा है चाइना के पास। अगर हुर्मस बंद हो जाता है तो इसका इम्पैक्ट यकीनी तौर पर फिर चाइना पर भी आएगा। तो ऐसे में अगर ये तमाम स्टेक होल्डर्स, बशमूल चाइना की अगर मैं बात करूं या यूरोपीय यूनियन की अगर मैं बात करूं, ये अगर मुज़ाकरात की टेबल पर जाते हैं तो आपको क्या लगता है कि मसाइल कहाँ पर आते हैं? जी, देखिए, इसमें 2 बातें बहुत अहम हैं, हमारे नाज़रीन को समझना चाहिए। ईमान, पहली बात तो ये कि जो वेनेज़ुएला का जो क्रूड ऑयल है, वो दुनिया का बदतरीन क्रूड ऑयल है। अच्छा। यानी वो इतना डेंस और इतना थिक होता है कि उसके लिए आपको बड़ी स्पेशल पहले एक रिफाइनरी, फिर उसके बाद वो बहुत ही ख़राब ऑयल हम्म। समझा जाता है उसको, इसीलिए उसकी कीमत भी बहुत कम होती है। तो चाइना की जो लीडरशिप है, वो बड़ी होशियार है, बड़ी ही वो एक तिजारत की उनका ज़हन है, और वो पूरे 100% उसके लिहाज से वो देख रहे हैं। अच्छा, खुद जो यहाँ से जो ईरान से उनका जो तेल जा रहा था, वो कोई उनकी 11-12% उनकी सप्लाईज जा रही थी, और वो भी इसलिए कि उनको मार्केट रेट से कम पर ये ईरान का तेल उनको मिल रहा था, जो कि अच्छा तेल समझा जाता है। और ज़ाहिर है कि वो ज़्यादा एक रिफाइंड क्रूड है वहाँ का। तो 11-12% का मतलब ये नहीं है कि अगर वहां से उसकी हम्म। सप्लाईज खत्म हो जाती है या कम हो जाती है तो चाइना की पूरी इकोनॉमी क्रिपल्ड हो जाएगी, या वेनेजुएला का जो बहुत ही
थिक और डेंस ऑयल, क्रूड ऑयल था, वो अगर बंद हो जाए तो चाइना की अगेन मईशत जो है उसके पहिए जैम हो जाएंगे। ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि अब चाइना बहरहाल एक बहुत ही एक समझदार क़यादत के हाथों में इस वक्त चल रहा है, और उन्होंने अपने ऑलरेडी पूरे ऑल्टरनेटिव राउट्स और ज़राए अपने मैनेज कर लिए हैं। उनके पास रिजर्व्स बहुत ज़्यादा हैं ऑयल के, तो वो काफ़ी हद तक बर्दाश्त कर सकते हैं। अमेरिका की इसमें कोई शक नहीं, आपके जो सवाल का जो मतलब था, अमेरिका इसमें कोई शक नहीं चाहता है कि चाइना को किस तरह से आइसोलेट किया जाए, या कम से कम रेस्ट्रेन ऐसा किया जाए कि वो उनके मुकाबले में आइंदा 5, 10 या 20 वर्षों में एक नई सुपर पावर बन के या उनको सुपरसीड ना कर सके। ये ज़रूर एक ऑब्जेक्टिव है अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी का। लेकिन इस वक्त जो शी की और ट्रम्प की जो मीटिंग हुई थी समिट, और जिसमें जो गए थे वहां पर ट्रम्प साहब, तो मेरा ख्याल है कि बहुत से ऐसे मामलात वहां तय पाए हैं। अच्छा। और आपने देखा कि खुद जो ट्रम्प की अपनी जो स्पीचेस हैं या बातचीत है वो इतनी सख्त नहीं है चाइना के हवाले से, बल्कि दोस्ताना है। और खुद चाइना ने भी ऐसी कोई बात नहीं की और डायरेक्ट इस तनाज़े में इन्वॉल्व नहीं हुआ, ना ही ईरान को कम से कम ऐसी खुल्लम खुल्ला कोई बहुत ज्यादा उनको सपोर्ट की जा रही है डिप्लोमेटिकली। तो इस वक्त ट्रम्प साहब का पूरा जोर इस बात पर है कि चाइना और रशिया को अपने कैंप में रखते हुए ईरान को आइसोलेट किया जाए, और नेटो को किसी तरह से घसीट कर इस यहाँ पर लाया जाए, और वो लाकर फिर ये जो आबनाए हुर्मुस का इंतजाम है वो सिर्फ अमेरिका नहीं बल्कि नेटो के एक तहत भी एक पूरा एक सिस्टम, एक डिवाइस किया जाए, और ईरान को जाहिर है कि उससे एक दूर करके उसको साइडलाइन किया जाए। तो ये एक इनका मेन ऑब्जेक्टिव है इस वक्त पूरी पॉलिसीज का। ठीक, लेकिन फैज जो ट्रम्प ये स्टेटमेंट्स दे रहे हैं कि अमेरिका जो है वो मुफ्त में हिफाजत नहीं करेगा और दुनिया से आबना हुर्मुस की निगरानी का भारी मुआवजा यानी टैक्स भी लेगा, तो ये क्या शो करता है कि अमेरिका अब जियो पॉलिटिक्स को एक बिजनेस मॉडल की तरह चला रहा है? और अगर हम बात करें चाइना की, यूरोपियन यूनियन की, अमेरिका को वो राजी होंगे आबना हुर्मुस पर टोल टैक्स देने से? देखिए, बहुत अच्छा आपका सवाल है। तो आप ये बात ज़हन में रखें कि जंग से पहले आबनाए हुर्मुस बिल्कुल खुली थी, नेविगेशन सबके लिए, हर जहाज़ वहाँ से गुज़र सकता था, कोई मसाइल नहीं थे। अब अमेरिकी अवाम का ये कहना था कि भाई आप वहाँ गए, आपने इतना बिलियंस ऑफ डॉलर्स के आपने वेपन्स भी यूज़ कर लिए और सब कुछ हो गया, इतने लोग भी मार भी दिए, और अपने लोगों की जानें गईं, आपने हासिल क्या किया? तो ये स्टेटमेंट जो है ये ज़्यादातर आपकी जो डोमेस्टिक अमेरिका का जो डोमेस्टिक ऑडियंस है, या यहाँ का जो नैरेटिव, उसके लिए किया गया कि अगर हम, चूंकि खुली हुई चीज को बंद किया हमने, फिर बंद करके अब हम खोलेंगे और हम पैसे अपना इतना खर्चा करेंगे, तो वो खर्चा हम अमेरिकी अवाम के टैक्स पैसों से नहीं निकालेंगे बल्कि वहां जहाजों से निकालेंगे। अब वो बात आगे बढ़ती या नहीं बढ़ती, जैसे मैंने आपसे अर्ज किया कि एक नैरेटिव बिल्ड किया है डोमेस्टिक ऑडियंसेस के लिए, पूरी दुनिया इसको किसी भी तौर पर तस्लीम करने को तैयार नहीं होगी। एट द एंड ऑफ द डे अमेरिका को ही वो कॉस्ट, अगर वो खुला रखना चाहता है अपनी निगरानी में, तो वो कॉस्ट अमेरिका के टैक्स पेयर्स को, मुझ जैसे लोगों को बर्दाश्त करना पड़ेगी। ये एक टैक्टिक है, एक तरह से उन्होंने एक पोजीशन ली है, एक नैरेटिव बिल्ड किया है कि अमेरिका का या अमेरिकी अवाम का इसमें कोई नुकसान नहीं है, बल्कि हमें हमारा एक आमदनी का जरिया, एक नया जरिया पैदा हो रहा है। लेकिन ये बात आपको उसी कॉन्टेक्स्ट में और उसी अंदाज से समझने की जरूरत है। मैंने ठीक है, बहुत शुक्रिया फैजुर रहमान, वाशिंगटन से सीनियर सहाफ़ी तजियाकार ने ज्वाइन किया था। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, इसी के साथ प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। अपनी मेज़बान ईमान नवाज़ को दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।